फिलहाल हमारे साथ इस बातचीत के लिए उपलब्ध हैं जवाहर यादव, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की सियासत का बड़ा चेहरा, विचारवान चेहरा। जब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी नाजुक विषय पर अपनी बात जनता तक पहुंचानी होती है, जवाहर यादव को आगे कर देती है। तो जवाहर यादव जी, तात्कालिक रुझानों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? तात्कालिक रुझान ये बताते हैं, अगर रुझान इसी तरह होते रहे तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक ऐसा इतिहास लिखेगी कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट होगी। हमारे लिए सुखद है, जब आपने शुरुआत की थी निश्चित रूप से वो समय हमारे लिए निराशाजनक था, परंतु जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है, आपके ही ट्वीट को मैं देखते हुए बता रहा हूं कि हम बेहतर कर रहे हैं। अब हम 35 पर पहुंच गए। आपके अनुसार जो पिछली हमारी परफॉर्मेंस थी उससे केवल 5 सीटें अभी कम हैं, और मुझे लगता है कि वो केवल 5 सीटें ही पूरी नहीं करेंगे, हम 46 का जो जादुई आंकड़ा उसको भी छूने में सफल हो सकते हैं। परंतु मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इस समय मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो है वो सब मशीनों में बंद है। जैसे जैसे मशीनें खुलेगी, मैं आशावान हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, इनकी सरकारों ने जिस तरह से गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़ा, अगड़ा, बगैर किसी भेदभाव के संपूर्ण हरियाणा को पहली बार एक मानने वाली सरकार, उसने जिस तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है, उनके जीवन की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि तीसरी बार हमारी सरकार पुनः बननी चाहिए। अच्छा, एक बात, सरकार बने वो तो ठीक है, पर ये दिग्गजों की इतनी बुरी फजीयत क्यों हो रही है जवाहर यादव जी? ये ज्ञानचंद गुप्ता पीछे, अनिल विज पीछे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे अनिल विज, आप उन्हें विधायक भी नहीं बनने दे रहे, ऐसे हालात बन रहे हैं। ये आपका काम है या किसी और का काम है? अनिल विज जी, जब अंतिम परिणाम आएंगे, पहले भी जब शुरुआत हुई थी पिछले, अगर 5 वर्ष पूर्व आप जाएंगे, तब भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी और अंततः वो जीते थे। तो पूरा मेरा भरोसा है अनिल विज के कार्यशैली को, हमारी सरकारों की नीतियों के कारण और अनिल विज जी के अपने व्यक्तित्व के कारण उस सीट को पुनः हम जीतने जा रहे हैं। नायब सैनी जी को इतना परेशान क्यों करना चाहते हो आप? क्यों अनिल विज के जीतने की इतनी कामना कर रहे हैं जवाहर यादव जी? हम अपने 90 के 90 प्रत्याशी के जीतने की कामना करते हैं। अपने बेसिकली जो विचार है ये आपका विचार नहीं, ओके, कांग्रेस का विचार है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता परस्पर समन्वय से काम करता है। आपको ये प्रश्न रखा था आपने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप से पूछने के लिए, गलती से वो शायद आप मुझसे पूछ बैठे। तो ये प्रश्न कांग्रेस के जब कोई प्रवक्ता आएगा उनके लिए बनता है, हमारे लिए नहीं बनता। उनकी कैसी बात कर रहे हो जवाहर जी? अनिल विज जी कह रहे हैं इस बार मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करूंगा, विधायक बनेगा व्यक्ति तो दावेदारी करेगा। अब आपसे सवाल कर लिया, आप बोल रहे हो कि ये तो आपको जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो, क्यों नायब सैनी बनेंगे या अनिल विज बनेंगे? अच्छा, मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ, क्या अनिल विज जी अभी विधायक नहीं है क्या, जिस समय आप उससे बात कर रहे हैं? जी, अभी तो नहीं है। अभी अनिल विधानसभा भंग हो गई, आपको जानकारी नहीं जवाहर जी? अरे सर, विधायक है, अभी विधायक है। विधानसभा भंग हो गई, परंतु एज ए विधायक ही जा रहे हैं वो चुनाव में। कोई ऐसा नहीं है कि वो अभी पूर्व विधायक, आज के कोई, ये तो खैर जीत रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर जो विधायक था, पूर्व विधायक, आज अंतिम परिणाम आने के बाद कहलाएगा। अभी सब विधायक है वर्तमान में जो जीते हुए हैं पहले से। अब जवाहर यादव जी, ये तो आपका तकनीकी ज्ञान है, उसको मैं क्या चुनौती दूं? हरियाणा विधानसभा भंग हो गई, इसके बावजूद भी विधायक कहलाएगा, ऐसा जवाहर यादव जी कह सकते हैं भाई। पर अभी अपन बात पर रहते हैं। हाँ जी, बात इस बात को लेकर हो रही थी जवाहर जी कि अनिल विज जी ने कहा कि मैं बहुत सीनियर हूं, सबसे सीनियर हूं, बहुत सीनियर भी नहीं, तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करूंगा। जनता के स्तर पर रुझान आ रहा है कि अनिल विज पीछे जा रहे हैं। तो हमने सवाल किया आपसे कि नायब सैनी जी का रास्ता अपने आप ही क्लियर रह रहा है, जीत ही रहे हैं आप। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, देखो
आगे देखते हैं उधर। अच्छा भाई साहब, आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में है आपको कोई, आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं, मैं तो ऐसे ही हर चुनाव में ऐसे ही रहता हूं। मैं तो ऐसे पहले राउंड में आप दूसरे नंबर पे हैं। हम जितना होना चाहिए था ना। सर, आपने कहा मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, तो अभी अगर हम चुनाव आयोग के नतीजे देखें, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, 35 पर बीजेपी है, कांग्रेस 29 सीटों पर है। चुनाव आयोग के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं अभी तक। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई है। अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा। तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा भाई साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से। आज के मौके से क्या समझ, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। सब जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना। तो ये था अनिल विज, जो अपनी मस्ती में, उनका अपना अंदाज है, अपना तरीका है। प्रारंभिक रुझान में पीछे अनिल विज, लेकिन उनकी पार्टी मुकाबले में आ चुकी है। जब हमने प्रारंभिक रुझान दिए थे उस समय पे चीख कर बताने की कोशिश की थी कि इन रुझानों को बहुत संजीदगी से मत लीजिएगा। इसलिए मत लीजिएगा कि एक तो एग्जिट पोल की छाया है, ऊपर से पोस्टल बैलेट में रफ्तार का बड़ा दौर रहता है। 4 वोट के आधार पर भी रुझान दे दिया, लेकिन जब मशीनें खुलेंगी तब उन रुझानों को संजीदगी से लीजिएगा। और अब हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे के मुकाबले की स्थिति हो गई है। लगभग बराबर सीटों पर है, 40-42 ये आंकड़ा है। आईएनएलडी बेहतर प्रदर्शन कर रही है पहले के मुकाबले, 3 सीटों पर आगे है आईएनएलडी, अन्य 5 पर आगे हैं। जेजेपी को अभी भी बढ़त के लिए तलाश है। 0-0 स्क्रीन पर दिख रहा है। ना दुष्यंत ना दिग्विजय, दोनों के ही संदर्भ में कोई आंकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतना बढ़िया काम किए जवाहर यादव जी, अपनी पार्टी को तो 40 से आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, पर जो 4.5 साल तक आपके साथ सहयोगी रहे उनको किसी लायक आप नहीं छोड़े भाई। ऐसा आपने क्यों किया? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारण जेजेपी को नुकसान नहीं है। जेजेपी को अपनी नीतियों के चलते नुकसान है, अपने कार्यकर्ताओं के चलते नुकसान है। क्योंकि मेरे सहयोगी रहे हैं तो मैं उन पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु आप देखिए, आप पत्रकार जो हरियाणा को कवर करते हैं, मैं उनमें मानता हूं कि जो श्रेष्ठ पत्रकारों की एक टोली है उसके आप सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी विवाद उठा, क्या वो उस विभाग में उठा जो भारतीय जनता पार्टियों के मंत्रियों के पास थे या जो जेजेपी के मंत्रियों के पास थे? और दूसरा, इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, किसी भी मुद्दे पे स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पाए। उसके कारण भी मुझे लगता है कि इनको नुकसान हो रहा है। अगर ये प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां थी उसका श्रेय लेकर आगे बढ़ते तो मुझे लगता है इनके लिए ज्यादा बेहतर होता। इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की नीतियों की तो आलोचना करो और जिसमें ये गिरते हैं उनको लेकर आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है ये इन्होंने अपने लिए एक आत्मघाती रास्ता चुना जो जेजेपी को ले डूबा। और मेरा तो पहले से मानना है कि जेजेपी में जब कहीं भी नारा ही लगता है, मैं पहले भी कहता हूं, आज कहने का बनता है, इनके नारे में देवीलाल जी का चित्र होता था और नारा क्या लगता था, जहां दुष्यंत वहां हम। व्यक्ति आधारित राजनीति ये देवीलाल जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु देवीलाल जी पीछे रह गए, दुष्यंत जी आगे बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास है जवाहर जी, थोड़ा रुकिए। आपके लिए बढ़िया खबर, 2 घंटे के अंतराल के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में
कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है और 2019 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। ताजा रुझान स्क्रीन पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस समय 42 सीटों पर आगे चल रही है और सत्ता में आने की हसरत के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40 सीटों पर छिटक गई है। यह ताजा खबर है, लेटेस्ट खबर है। जवाहर जी, आपकी मौजूदगी में यह खबर आई है, क्या कहते हैं? देखिए, ये खबर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिन रात की मेहनत और जिन मतदाताओं ने हमें मत दिया उन सबकी मौजूदगी को प्रकट करती है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, जो आप जो रुझान दिखा रहे हैं उस पर डिबेट करूंगा, परंतु निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस अपेक्षा के साथ हम चुनाव में गए थे। इस अपेक्षा के साथ हमने जो जितने एग्जिट पोल हुए उनका स्वागत ये कहते हुए किया था कि वो एग्जिट पोल जो है वो अंतिम निर्णय नहीं है। तो मेरा मानना है, अब आप और हम जिस समय इस पर विचार कर रहे हैं, 2 घंटे में और पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार एक इतिहास बनेगा कि किसी भी पार्टी का 3 बार लगातार सरकार में आना। तो ये अचीवमेंट होगी। इन पलों के साक्षी हिमांशु जी आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, पूरा हरियाणा और देश इसको देखेगा, पूरा हरियाणा इसका साक्षी होगा। ये जवाहर जी कह रहे हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण सीटों के रुझान हमारे पास में है। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता दीप कमल जी भी हमारे साथ हैं, रुझानों को साझा करते हैं और फिर दीप कमल जी के पास भी चलेंगे। गढ़ी सापड़ा किलोई से भूपेंद्र हुड्डा अभी भी बहुत बड़े अंतर से आगे हैं, भले ही कांग्रेस भाजपा के मुकाबले पीछे हो गई है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे हैं। कालका से पीछे चल रही पहले राउंड में शक्ति रानी शर्मा अब आगे हो गई हैं। झज्जर से गीता भुक्कल आगे बनी हुई हैं। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला तो पीछे थे, लेकिन भाजपा भी मजबूत लड़ाई लड़ रही है, ऐसी खबरें आ रही थी। पर रुझान ये है कि ब्रजेश सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, प्रेमलता जी के बेटे हैं, आगे चल रहे हैं। हिसार के सांसद रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह 938 वोटों से आगे है और पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाकी सबका भी करेंगे। ये दमदारी से कहने वाले असंध क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, पिछली विधानसभा के विधायक शमशेर सिंह गोगी मुश्किल में है, 431 वोटों से पीछे हैं। देखें, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसमें जनता की प्रतिक्रिया अंतिम रूप से क्या आती है। पर दीप कमल सारण जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाहर यादव जी का कहना है, कर्मन की गति न्यारी, जैसे कर्म किए जननायक जनता पार्टी ने वैसे परिणाम को प्राप्त कर रहे हैं। दीप कमल जी, इस ज्ञान के संदर्भ में, इस टिप्पणी के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? तौर पर राजनीति में या फिर जो भी कोई एक प्रैक्टिकल फील्ड होता है, उसमें मेहनत, स्ट्रेटेजी और आपकी कहाँ पोजीशनिंग है, सारे फैक्टर काम करते हैं। जननायक जनता पार्टी एक नई पार्टी है। पिछले चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और अच्छी सीटें लेकर हम सरकार में हिस्सेदार बने थे। जनादेश था, लोगों ने वैसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया था। लेकिन इस बार जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, उसमें मैंने कहा आपको कि हमारी पार्टी के लिए निराशाजनक नतीजे हैं। अब उनके कारण क्या रहे और वजह क्या रही, वो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। हम इंटरनली भी बहुत सारे कारणों को जानते हैं और ऐसे विषय भी हैं जो आपके साथ चर्चा भी कर सकते हैं हम। लेकिन आज के दिन कम से कम मैं ये चाहता हूं कि जो भी सरकार बने, अब ये तो साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही लीड कर रहे हैं हर चीजों को, तो एक स्पष्ट सरकार बने, एक स्थायी सरकार बने। दोनों दलों में से जिसके कैंडिडेटों ने अच्छा काम किया हो, लोगों को ज्यादा पसंद आए हो, वो जीत कर आए। और दूसरी तरफ एक पहलू इसके साथ साथ जो मैं आज के वक्त जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10-12 साल में एक 2 राष्ट्रीय धड़ों के नेतृत्व में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। उसका असर हरियाणा पर भी हुआ है। आप दूसरे राज्यों को भी देखें, जो क्षेत्रीय दल किसी बड़े धड़े का हिस्सा, चाहे वो एनडीए अलायंस हो या इंडी अलायंस हो, उस अलायंस का हिस्सा नहीं रहता है, उसके लिए चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण चीजों का हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरपंचों तक के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा में रहते हैं। अब सबसे बड़ी खबर अभी रुझानों के संदर्भ में हरियाणा की यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में बहुमत पा लिया है।
1 घंटे पहले कांग्रेस ने बहुमत पाया था, अब भाजपा ने पा लिया है। ऐसा रुझानों में ही होता है। अंतिम निर्णय ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुमत मिल जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि 4.5 साल तक सत्ता में रहे दो दल, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जननायक जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 40 से 46 में पहुंच गई और जननायक जनता पार्टी 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद 10 से 0 पर आ गई। क्या कहते हो दीप कमल जी? हाँ, ये तो देखिए साफ दिख कर्म रहा है। ऐसे रहे, जैसे इसके आपको कारण से बताया, ऐसा सिर्फ हुआ या 5 साल पहले फैसला लिया था भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे, उसके कारण से जनता ने आपके साथ ऐसा कर दिया? ये तो हमने 1 महीना अभी इस विधानसभा चुनाव में और उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी लोगों के बीच जितना गए हैं, ज्यादा लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा की है। ये तो स्पष्ट है कि हमारे जो मतदाता हैं, जिन जिन वर्गों का हमें वोट मिलता रहा है, हमारे समर्थक हैं, उनमें इस बात को लेकर बहुत भारी नाराजगी रही कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और उसका दूसरा पहलू बाद में जो 1 साल बाद आया वो था किसान आंदोलन, जिस दौरान 1 साल किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पर, और हमारी पार्टी ने समर्थन किया प्रदेश की सरकार का, केंद्र की सरकार का। हमने मांग भी की कि चुनाव की जो 3 कानून थे उनमें बदलाव किए जाएं, किसानों की बात सुनी जाए। लेकिन वो 1 साल तक चलता रहा और आखिरकार कहीं ना कहीं पूरे 1 साल में लोगों में ये मन बन गया कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ क्यों खड़ी है। इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें एहसास भी इसका था, लेकिन अब खाना पड़ा। लग गई है। ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ रुझान को लेकर रोचक अपडेट हमारे साथ में है। वरुण गोयल हमारे साथ में है, जो हमारे समाचार संपादक हैं। बताइए वरुण जी। 5 पूर्व स्पीकर चुनाव लड़ रहे थे और उन 5 पूर्व स्पीकर में से 4 जो है वो पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि पूर्व स्पीकर के माइक बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक अरोड़ा पीछे चल रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर पीछे चल रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता पीछे चल रहे हैं, इसके अलावा कुलदीप शर्मा पीछे चल रहे हैं, सिर्फ रघुवीर कादियान आगे चल रहे हैं। 5 पूर्व स्पीकर चुनाव लड़ रहे थे और 4 इस वक्त पीछे हैं। तो एक बड़ी रोचक खबर रुझानों के संदर्भ में कि हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष का मामला ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहता है। जो वर्तमान स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, वो चंद्रमोहन जी के मुकाबले पीछे चल रही है, तो हमने पहले ही बताया था। अब कंवरपाल गुर्जर जो पहले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी मंत्री थे, पीछे चल रहे हैं। कुलदीप शर्मा के संदर्भ में खबर पहले से थी, पीछे चल रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के स्तर पर रघुवीर कादियान ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो आगे चल रहे हैं। पर रुझानों में तस्वीर एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत है। हम 3 दिन से लगातार ये बताने की चेष्टा कर रहे थे कि हरियाणा के संदर्भ में एग्जिट पोल सटीक नहीं आते। 65-70 सीट देने वाला एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल का नतीजा आया तो 40 सीटों पर भाजपा को खड़ा पाया। वही एग्जिट पोल जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय 20, 25, 27 सीटें दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी इस समय 40 सीटों पर आगे चल रही है। और जो कांग्रेस 55, 58, 60, 65 पे पहुंच रही थी, वो कांग्रेस पार्टी इस समय 37 सीटों पर आगे चल रही है। तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बहुत ही खतरनाक है। और इनके बीच में एक बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है कि आरती राव, जो थोड़ी देर पहले 931 वोटों से आगे थी, अब खबर ये आ रही है कि आरती राव पीछे हो गई है। कुल मिला के हरियाणा की सियासत में उलटफेर चल रहे हैं। कई बड़े नाम इस समय पर संकट में दिखाई दे रहे हैं और कुछ नाम चमत्कारिक तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं। श्रुति चौधरी आगे चल रही है तोशाम से अपने भाई अनिरुद्ध चौधरी के मुकाबले। अनिरुद्ध चौधरी भी बंसीलाल जी के पोते, श्रुति चौधरी बंसीलाल जी की पोती। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चौधरी बंसीलाल ने अपने अंत समय में राजनीतिक रूप से विरासत सौंपने का जो ऐलान किया था, वो श्रुति चौधरी को किया था। और रुझान ये बता रहे हैं कि बंसीलाल जी के कथन का सम्मान करने का मन तोशाम की जनता ने बताया और भाजपा की प्रत्याशी श्रुति चौधरी इस समय तोशाम विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रही हैं। उस तोशाम से आगे चल रही है जो उनकी मां किरण चौधरी का क्षेत्र रहा है, उस तोशाम से आगे चल रही है जो उनके पिता की कर्मस्थली रहा है, उस तोशाम से आगे चल रही है जो उनके दादाजी चौधरी बंसीलाल का कर्म क्षेत्र रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रुझानों के बीच में अभय सिंह चौटाला अपनी साख बचा पाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह भी इस समय एलनाबाद से तो आगे चल ही रहे हैं, साथ साथ रानिया विधानसभा क्षेत्र से भी वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ में जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी बिल्कुल जवाहर जी। तो आपसे जानना यह है जवाहर जी, ये आपकी पार्टी इस प्रकार के प्रयोग क्यों करती है जो आपको ही कई बार शर्मसार कर देते हैं? लोकसभा चुनाव के समय में अपने साथ लेकर आए अशोक तंवर, रणजीत चौटाला, नवीन जिंदल, रातों रात टिकट उपलब्ध कराई दी, तीनों इस चुनाव में आपको निपटा दिए। अशोक तंवर कब भाजपा के मंच से कांग्रेस के मंच पर दिख गया पता नहीं चला। रणजीत चौटाला हिसार का लोकसभा निपटाने के बाद में निर्दलीय रानिया में पहुंच गए, निपट रही है भाजपा वहां से। और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हो गए, पर उनकी मां सावित्री जिंदल हिसार में निर्दलीय उतरकर कमल गुप्ता जी का काम लगा दे रही है, रुझान आ रहे हैं। यह अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसा व्यवहार अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ क्यों कर लेती है? देखिए, हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थितियों में काम करने वाला कार्यकर्ता है। सावित्री जिंदल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, आपने दो नाम लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं है, उन लोगों के अपने चरित्र की कमी साबित हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तो कोई कमी साबित नहीं हुई। और हम तो ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति के अच्छे होने की या सुधरने की गुंजाइश सदैव रहती है, तभी हम आगे और बेहतर कर पाएंगे अपने संगठन को। कि व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए, जितने लोग यहाँ रहकर भारतीय जनता पार्टी को समझ सके, आगे बढ़ सके, कर सके, तो कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ लोग अपने चरित्र को नहीं बदल पाते, वो वापिस चले जाते हैं। मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरे भाई दीप कमल जी शायद मुझे नहीं पता भी सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, मुझे वो अभी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो उनका मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से नाराज हुआ। यही तो दिक्कत है जेजेपी में, कि दिक्कत इन्होंने हमेशा देवीलाल जी को चुनौती देनी होती है, हमेशा ओम प्रकाश चौटाला जी को चुनौती देनी होती है। और देवीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। कि आप में दिक्कत कहां है? दिक्कत अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना दिक्कत का विषय था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देवीलाल जी के ऊपर और ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर चोट करते हैं। मुझे लगता है जो दो युवा साथी है आपके, जो आपके नेता है, उनको कुछ चीजें समझाने की आवश्यकता है। ये मंथन का विषय है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे तब भी मंथन करना चाहिए। तो ये सब चीजों पे मुझे लगता है दूसरों पे दोषारोपण ना करके कि आपका मतदाता आपसे इसलिए नाराज हो गया कि आप भारतीय जनता, तो ये समझ आपको कब आई? केवल चुनाव से 6 महीने पहले समझ आई क्या? अगर आपका कैडर आपको छोड़ के भाग रहा था तो इसका मतलब किसका अहंकार था जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ किसका अहंकार था? ये तो है, पर आप मेरे सवाल से दाएं बाएं हो गए। मेरा सवाल था कि आप ऐसे लोगों को क्यों महत्व देते हैं? ये रणजीत चौटाला की खामी है, ये अशोक तंवर की खामी है, आपकी अपनी समझ का क्या है? रणजीत चौटाला की समझ क्या है? रणजीत चौटाला का कैरेक्टर क्या है? कि उनकी 78 साल की उम्र में भी आपको समझ में नहीं आया। अशोक तंवर पलट रहे थे कैसे कपड़ों की तरह से पार्टियां, ये जवाहर यादव जी आपकी पार्टी समझ नहीं पाती। ये नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हो गए और उनकी मां हिसार से कमल गुप्ता के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर गई। जवाहर यादव जी, ये आपको गंभीरता से लेने लायक विषय नहीं लगता? हाँ, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक नवीन जिंदल जी और सावित्री जिंदल का विषय है, अभी मैं आपके ही टीवी को सुन रहा था और आप बता रहे थे कि तोसाम में बहन भाई आपने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर बहन भाई आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक जो हमारे सांसद है उनकी मां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। जहां आपने दोनों लोगों का नाम लिया, रणजीत चौटाला जी का और अशोक तंवर जी का, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा प्रयास ये था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अधिक से अधिक लोग आए, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये 2 लोग और 4 लोग रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः नहीं समझ पाए, वो वापिस चले गए। अनेकों लोग ऐसे हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी इनेलो से भाजपा में आए थे, आज भाजपा को उनके नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ये प्रयास लगातार चलते रहते हैं कि व्यक्ति या तो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आता है, या वो पहले किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में होता है, फिर उसके बाद आके वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में बच जाता है।
उसमें हमारा प्रयास 100% सफल होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। कई बार व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, वो छोड़कर चला भी जाता है। तो इसके कारण हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास मुझे लगता है सदैव करते रहना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती रहेगी, परंतु हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम निरंतर ऐसे आगे प्रयास भी करते बढ़ती रहेंगे। रहेगी, 10 भले लोगों ही को लाएंगे। कार्यकर्ताओं का मन दुखता रहे। जवाहर यादव जी शायद हमें ये समझा रहे हैं, पर जवाहर जी एक और रोचक जानकारी आपके लिए। मैं भी हूं, मेरा मन नहीं दुख रहा कहीं भी भाई, मैं भी क्या बताया जवाहर जी, आपके कारण से तो कईयों का मन दुखा रहा। लोग आपको विधानसभा में देखने की बड़ी हसरत रखे हुए थे, पार्टी ने मौका नहीं दिया। क्या बताया उस तकलीफ के संदर्भ में, क्या बताया उस पीड़ा के संदर्भ में, क्या बताएं आपको उस दुख के संदर्भ में, क्या बताएं आपको उस दर्द के संदर्भ में? कितने लोगों का मन दुखा हुआ है। आप मेरा सुन लीजिए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, कहीं इस पे कोई तनाव, कहीं इसकी आत्मग्लानि, कहीं इसका भय दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 90 के 90 प्रत्याशियों का मैंने स्वागत किया। जहां मेरी ड्यूटी लगी, जहां संगठन ने मेरा उपयोग करना चाहा, वहां मैंने अपना दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस, और हम तो जब कहते हैं ना अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, हम तो उस चीज के लिए लेकर नहीं बढ़े जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही हमारा ध्येय है, इसी के लिए काम करना है और यही करते रहने की इच्छा है। तो कुल मिलाकर अब थोड़ा रोचक जानकारी देता हूं। आपने कहा आपने मेरे चेहरे की मुस्कान देखी, मैं कोशिश करता हूं आपके चेहरे की मुस्कान 88 में बदल जाए। चौटाला परिवार के संदर्भ में मेरे पास रुझान है जवाहर यादव जी। सारे पीछे होंगे। रणजीत चौटाला तसल्ली से पीछे है, भाई अभय सिंह चौटाला भी पीछे हो गए हैं जवाहर यादव जी। दिग्विजय चौटाला डबवाली में ठीक ठाक तरीके से पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना में पीछे ही नहीं चल रहे हैं। आपने जिन्हें 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा था, पता नहीं क्या उनसे ऐसा काम करवाया, वो इस समय उचाना में 4थे नंबर पर हैं। सुनैना चौटाला पीछे चल रही हैं और आदित्य चौटाला पीछे चल रहे हैं। ये चौटालाओं के साथ आपने क्या किया जवाहर जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए इसमें तो अब सुनैना चौटाला से हमारा कोई लेना देना नहीं था, अपने अभय चौटाला जी से कोई लेना देना नहीं था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी कहूं या इसको अजय चौटाला की कहूं या दिग्विजय जी की कहूं, यहाँ तो ये भी भ्रम रहता है कि किसकी पार्टी कहूं ना। नैना चौटाला जी ये निश्चित रूप से हमारे साथ रहे। हमारी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार लगी रहती है, उसमें रच बसकर आगे बढ़े। मुझे लगता है इसमें वो फेल हो गए। अगर वो हमारी कमी होती, देखिए मैं खुले मन से कहता हूँ, और दीप कमल जी और मैं तो मैं मानता हूँ पत्रकारों में मेरे जो सबसे अच्छे मित्र रहे हैं है आज भी, उनमें से एक दीप कमल जी भी है। हम पार्टी लाइन से अलग हटकर भी हम आपस में चर्चा कर लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कारण इनको नुकसान हो रहा होता तो वो भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरह जाती, वो भी फिर ये मान के चलिए कि 2-4 सीटों पर सिमटती। अगर भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं गई है तो मुझे लगता है कि ये अपने विषय को ठीक से, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने मंत्री के कार्य को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और भारतीय जनता पार्टी की उन्मुक्त प्रशंसा करते हुए ये आगे बढ़ते। ये कहते हैं कि जी 3 कृषि कानून को लेकर था, सर आपका स्पष्ट मत होना चाहिए था ना। आज हमने वो वापस ले लिए, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए वापस ले लिए। उसके बाद आज ही मैं कल एक नेशनल चैनल पे स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें आलू, टमाटर और प्याज की चर्चा हो रही थी कि अगर कोई चीज 100 रुपए में बिकती है तो किसान को उसमें 33 से लेकर 36 रुपए तक मिलते हैं, बाकी सब बीच के लोग ले जाते हैं। तो कहते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती तो किसान को कितना लाभ होता, पर हमने उनको वापस लिया क्योंकि किसान चाहते थे उन्मुक्त मंच से जेजेपी